चलिए बेटा, अब हमारा लास्ट टॉपिक हम लोग कह सकते हैं फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। वैसे एकदम ये इसके टाइटल से ही समझ में आ जाती है सारी बातें इसके बारे में। फ्री ऑसिलेशन क्या होता है? जैसे सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है। सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन कैसा होता है कि आप क्या करते हैं, एक पेंडुलम लेते हैं, चलो जल्दी अंदर, हाँ, तुमने उसको इस तरह से उसकी मीन पोजीशन से हटाया और छोड़ दिया, और ये नेचुरल वाइब्रेशन करके या ऑसिलेशन करके अपनी जगह पे आके रुक जाएगा। क्या कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स था क्या जो उसको ऑसिलेट करने के लिए मजबूर कर रहा था? हाँ, इसमें जैसे कि मैंने हटाया और ये अपने आप आ गया। क्या इसमें कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है जो उसको ऑसिलेट कर रहा है बार बार? नहीं, ये अपने खुद से अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही ऑसिलेट कर रहा है। वहीं अगर आप सेकेंड्स पेंडुलम लेते हैं, वहीं अगर आप क्लॉक पेंडुलम लेते हैं, है ना, ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स से जुड़ा होता है। एक मैकेनिज्म होता है, एक मशीनरी होती है जो उसको आगे पीछे घुमाते रहती है कि नहीं? घड़ी के जो रहते हैं पेंडुलम, एक मशीन रहती है ना जो उसको घुमाते रहती है इस तरह से। तो ये जो है किस पर डिपेंड है? एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स पे डिपेंडेंट है। नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन, सिलाई मशीन की जो नीडल होती है, तुमको नहीं लगता वो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स पे डिपेंडेंट है ना? आप पैडलिंग करोगे तो वो ऊपर नीचे करेगा, जोर से पैडलिंग करोगे तो जोर से ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी। धीरे धीरे पैडलिंग करोगे तो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगी, है ना? समझ में आया ना? तो इस तरह से ये जो ऑसिलेशन किसी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स पे डिपेंडेंट होता है, फॉर इट्स ऑसिलेशन, फॉर इट्स वाइब्रेशन, इट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। एंड दोज ऑसिलेशन विच इज नॉट या विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, दे आर कॉल्ड एज आपका फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, तो चलो एक बहुत आसान सा इसको हम लोग इसके डेफिनेशंस लिख लेते हैं, और नोट्स में आपने इसका डिफरेंस देखा ही होगा, वो कुछ खास नहीं, वही डेफिनेशन और उसके जो प्रॉपर्टीज उसी को डिफरेंशिएशन में डाला हुआ है, डिफरेंस में डाला हुआ है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 14.11.1 फ्री ऑसिलेशन। सबसे पहला मेरा ये आएगा, है ना? तो फ्री ऑसिलेशन में क्या है? द बॉडी which is set to vibrate, वाइब्रेट बोल सकते हैं, ऑसिलेट बोल सकते हैं। द बॉडी विच इज सेट टू वाइब्रेट विथ इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, विथ इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। द बॉडी विच इज सेट टू वाइब्रेट with its own natural frequency without the need of any external periodic मतलब हर इक्वल टाइम के बाद ड्राइविंग फोर्स is called as free oscillation, इसको हम लोग कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। जैसे कि मैंने कहा था, फ्री ऑसिलेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन वो फ्री ऑसिलेशन होता है। स्प्रिंग पेंडुलम का ऑसिलेशन वो एक फ्री ऑसिलेशन होता है ना? एक बॉल आपने जिसको ड्रॉप कर दिया है, वो बाउंस होते हुए जाएगा, वो भी क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, ओके। वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉक करके एक बुक में दिया हुआ है। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार और सितार, गिटार में या सितार में देखिए तार जो रहते हैं उसके जो ऑसिलेशन, एक बार छोड़ दो वाइब्रेशन करेगा। तो एक उसमें LCR सर्किट के बारे में बताया कुछ, वो तुम्हारे अभी नहीं समझ में आएगा, है ना? करंट ऑसिलेशन इन सीरीज LCR सर्किट व्हेन करंट डिस्चार्जेस, तो ये अभी नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाला। ये जब आपका अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर होगा तब आएगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं हम लोग। सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, एक ही बात है। प्रॉपर्टीज, नंबर 1 प्रॉपर्टी, द बॉडी वाइब्रेट्स with
इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बॉडी जो वाइब्रेट करेगा उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। फिर उसके बाद सेकेंड, द एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट कंटिन्यूअसली एक्ट्स ऑन द बॉडी। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगातार बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा। तीसरा, the amplitude of oscillation goes on decreasing with time। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है लगातार क्या होगा, आपका कम होता चला जाएगा टाइम के साथ। अब आप अगर ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। तो ये पॉइंट्स है कुछ खास आपके 4 है ना, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं जो। बस इतना ही है फ्री ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, फिर अगला आएगा फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का हो गया डेफिनेशन हो गया सभी का। फोर्स्ड ऑसिलेशन, द बॉडी विच इज सेट टू वाइब्रेट विथ इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, अब अलग आ जाएगा। ये हो गया ना डेफिनेशन सभी का। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन का डेफिनेशन कैसे आएगा। set to vibrate due to external periodic force and whose frequency of vibration is equal to that of external driving force is called as forced vibration, तो वो बॉडी जिसको वाइब्रेट किया जा रहा है किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की मदद से, और उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो बराबर होगा एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स के फ्रीक्वेंसी से। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब वो सीविंग मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। सीविंग मशीन, सिलाई मशीन जो है ना, एक उसको हाथ से भी चलाते हैं है ना, और एक होता है उसको पैडलिंग करने का। जब एक बार आप पैडलिंग करते हैं तो वो नीडल भी एक बार ऊपर नीचे होती है, इस तरह से 2 बार करोगे तो 2 बार ऊपर नीचे होगी। तो वो जो पैडल है वो क्या है, उसका एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है, और नीडल क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। मान लो कि अभी फ़िलहाल आप आराम से ऑसिलेशन मतलब पैडलिंग कर रहे हो, तो मैंने देखा कि 1 सेकंड में वो सिर्फ 2 बार नीडल ऊपर नीचे जा रही है, तो पैडल भी कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा होगा, 2 बार। आपने स्पीड बढ़ा दिया, 1 सेकंड में वो 10 बार जब करके नीचे जा रहा है ऊपर नीचे, तो इसका मतलब आप पैडलिंग भी कितनी बार कर रहे होंगे, 10 बार 1 सेकंड में। मतलब ये हुआ कि नीडल का वही फ्रीक्वेंसी होगा जो कि आपके एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स यानी कि पैडल का फ्रीक्वेंसी होगा। तो वही बोल रहा है, द बॉडी विच इज सेट टू वाइब्रेट ड्यू टू एक्सटर्नल पीरियोडिक, एक ऐसी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से।
पीरियोडिक मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार आता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स के बराबर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब यहाँ पर उसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, वैसे एग्जाम्पल में आपको मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्लॉक पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, और फिर उसके बाद पैडलिंग नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन, ठीक है। हाँ, एक इसमें आने वाला है वेव चैप्टर में, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या होता है, एक बॉक्स जैसा कुछ होता है सिस्टम, वेव का सबसे लास्ट टॉपिक है वो, उसमें एक तार आता है ऐसा, है ना। आप एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और उस ट्यूनिंग फॉर्क को वो बॉक्स के साथ अटैच करते हैं, और वो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है, ऐसा वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से वो बॉक्स भी हल्का सा वाइब्रेशन सेट हो जाता है और तार भी ऐसा वाइब्रेट करने लग जाता है। तो वो जो तार वाइब्रेट कर रहा है, किसकी वजह से वाइब्रेट कर रहा है, आपके ट्यूनिंग फॉर्क के वजह से। और एक सिचुएशन में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है तार की सोनोमीटर वायर की, वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है एक सिचुएशन में। तो हम लोग कहते हैं कि भैया देखो ये जो है एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स पे काम कर रहा है, इसीलिए वो भी क्या हो जाएगा, आपका फोर्स वाइब्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन फिर, चलो। दरवाजा बंद करो। फोर्स्ड वाइब्रेशन की प्रॉपर्टीज, तो पहली पॉइंट ये कहता है द बॉडी वाइब्रेट्स with frequency of external periodic force। बॉडी जो वाइब्रेट करता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से वाइब्रेट करता है। जो बाहर से लगने वाले फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही बॉडी की भी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी खुद की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। द फोर्स continuously acts on the body। जो फोर्स है वो लगातार बॉडी पे लगते रहता है। The amplitude of oscillation remains constant। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है लगातार कांस्टेंट रहता है। द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इज कांस्टेंट। द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके प्रॉपर्टीज है, और यही प्रॉपर्टीज को बाद में डिफरेंस में डाल दिया गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन बोलते हैं ना, फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, तो उसमें डाल दिया गया है। लिख लो, लिखो। आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। नीट में मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड कुछ खास आएगा। हाँ, अगला जो कंसेप्ट है रेजोनेंस, उसमें एक रेजोनेंस कर्व करके आता है, वो इम्पॉर्टेंट है। हुआ?
रेजोनेंस। डेफिनेशन हो चुका ना ये? नोट्स होंगी ना, नोट्स में से लिख लेना। The phenomena in which body vibrates with its natural frequency, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें बॉडी जो है वाइब्रेट करता है with its natural frequency, and if some external driving फोर्स, और अगर कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग पीरियोडिक फोर्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, विथ द सेम फ्रीक्वेंसी is applied on the body, comma, the body vibrates with maximum frequency. The body vibrates with maximum, amplitude, not frequency, amplitude is called as resonance. हुआ? ये हो गया प्रॉपर्टीज, लिखना लिख लो, क्योंकि रेजोनेंस के लिए पूरा आपका मुझे फोकस चाहिए इधर। किसी क्लास का भी नाम शायद आपको मालूम होगा, रेजोनेंस है। अब वो क्यों है वो अब समझ में आएगा। सही रखे उन्होंने, उसके पहले पीछे एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो भी नाम रखा गया है रेजोनेंस, बट वो क्यों है ऐसा नाम अभी समझेगा। वाह, वो उधर का प्रॉपर्टीज हुआ क्या? नोट्स होंगे, नोट्स में से देख के लिखा ना, वही है, वही लिखा मैंने। देखो रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान दे सब लोग इधर। शेगांव गए तुम लोग? वो सस्पेंशन ब्रिज है एक वहाँ पर, है ना, लटका हुआ एक ब्रिज है, जो अगर ग्रुप ऑफ बॉयज़ गया होगा तो एक तमाशा ज़रूर किया होगा। क्या बोलो, क्या किए तुमने? ऑसिलेट किए होंगे उसको, झूले को ऐसा ऐसा कैसे किए थे उसको? सब के सब ऐसा खड़े हो गए होंगे थोड़ा थोड़ा दूर से, जब थोड़ा पहले सब लोग ने राइट पैर किए होंगे, फिर एक साथ लेफ्ट, है ना। और इस बात का ध्यान रखे होंगे, अगर तुम लोग ज़्यादा उसमें माहिर होंगे तो इस बात का ध्यान रखें, जब वो राइट में जा रहा तो उसी वक्त राइट पैर रख रहे, जब वो लेफ्ट में जा रहा उस वक्त लेफ्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है ये, है ना, मगर कभी कभार बहुत घातक होता है। दो जगह यही फिनोमिना की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ, कोलकाता में भी और गुजरात में भी, है ना। कोलकाता में एक ऐसी बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज था, बहुत बड़ा, दो पहाड़ों के बीच का या कुछ तो भी ऐसा बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज था, और टूरिस्ट साइट था, है ना। और जैसे कि अवकाली लोग रहते तो वहाँ पर भी कुछ लोफरगिरी कर रहे लड़के चले गए, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक था। वो ग्रुप था लड़कों का, उन्होंने चालू किया, उनके साथ दूसरे भी लड़कों जुड़ गए, यूं ऑसिलेट करने लगे, वो हुआ 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 हुआ,
वो वाइब्रेशन इतना बड़ा कि वो सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। 150 से 200 लोग मर गए उसमें, है ना। 150 से लेके 200 लोग मर गए। तो वो कहाँ खेल खेल में वो खेलने वाले भी गए, है ना, और जो बेचारे जो स्पेक्टेटर्स ऐसी जो बस आए होंगे एकदम सीधे साधे लोग, वो भी गए इनके चक्कर में। ऐसी सेम सिचुएशन गुजरात में हुई। सस्पेंशन ब्रिज था, वही करे मस्ती करे लोगों ने, है ना, उस चक्कर में गया। वो वीडियो भी आया था उसके सामने, वही बिल्कुल एंजॉय करके एंजॉय कर रहे, बाद में तड़ गए, टूट गया। ले बेटा ओ करो अब ओ, है ना, वही बस अभी भी वो आवाज़ आ रही थी, बस उसका चेंज हो गया था मेरा करके, अब चेंज हो गया तो बचाओ। तो खैर ये इतना डेंजरस सिचुएशन भी होती है कई बार, जैसा कि अब अगर तुमने देखे होंगे ओपेरा करके कुछ बाहर के देशों में कुछ उसमें होता है, वो अजीब से गाना गाते वो लोग, एक औरत रहती है ओ यो करके गाते रहती, वो ग्लास रहता है उसको ब्रेक कर देती, ताड़ करके तोड़ देती। प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो, है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो प्लेन उड़ रहा हवा में और प्लेन के जो विंग्स इस तरह से वाइब्रेट करते हो मान लो, है ना, तो जैसे ही वो वाइब्रेट कर रहा तो प्लेन को जो पायलट रहेगा वो प्लेन की स्पीड को स्लो कर देगा, है ना, ताकि वाइब्रेशन मिसमैच हो जाए, है ना। ये सब सारी चीज़ें होती किस वजह से? ये सब चीज़ें होती है रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस में क्या होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही थी, है कि नहीं? जैसे बास्केटबॉल, है ना, बास्केटबॉल तुमने यूँ लिए छोड़ दिया ऐसा, है ना। अब पहले जब शुरुआत होंगी बास्केटबॉल खेलेंगे तो पहले तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसा फेंकेंगे, वो 1-2 स्टेप पे खाएगा ऊपर नीचे, फिर आप आएंगे हाथ से, फिर उसको यूँ इस तरह से इसको बाउंस करेंगे। तो जो चीज़ ऑलरेडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में मान लो 2 बार ऊपर नीचे जाता है, और आप बाहर से कोई ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कोई ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जा रही है। मतलब अगर ये 1 सेकंड में 2 बार ऊपर नीचे जा रहा, तो ये भी 1 सेकंड में 2 बार नीचे ऊपर जाएगा, और तुमने इस तरह से इसको ऐसा वाइब्रेट किए, तो ये चीज़ जो है ना, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता 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 चला जाता है ना। एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। बास्केटबॉल में वही होता है। हम लोग को क्यों नहीं जमता खेल के, जो हम लोग जनरल लोग हैं कोशिश करते पहली बार यूँ कर डालते, है ना, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पीड से कर देते हैं। वो बॉल की फ्रीक्वेंसी होंगी, हो सकता है वो 1 सेकंड में 1 ही बार ऊपर आएगा, है ना, हम 1 सेकंड में 2-3 हाथ बार ऊपर यूँ कर डालते, तो इसी वजह से वो बाउंस प्रॉपर मैच नहीं हो पाता, वो रेजोनेंस क्रिएट हो नहीं पाता, इसीलिए उसका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ पाता, है ना। इवन ये भी कहा जाता है कि जैसा कि अगर मान लो कि आप अगर ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट रूफ है, जैसा अगर कोई पतली सी किसी चीज़ की बनी हुई रूफ है, और कई सारे लोग स्पेक्टेटर से मतलब हो चुके हैं, पुराने ज़माने में हाथ से हो चुके, लकड़ी वकड़ी की बने रहते थे जब, है ना, तो जब छत लकड़ी की कांच की ऐसी बनी रहती थी, तो कई सारे स्पेक्टेटर्स अगर मान लो क्लैप कर एक साथ, है ना, कोई एक पैटर्न रहता है क्लैप का, तो वो एक क्लैप कर रहे, अगर एक साथ एक पैटर्न में क्लैप कर रहे, तो वो क्लैप के साउंड से वो वाइब्रेट करेगा। जैसा यूं यूं करके आप वाइब्रेट करेंगे तो वो भी वाइब्रेट करेगा। जो भी एक पैटर्न होगा वो पैटर्न लगातार फॉलो कर रहे हैं। अगर जैसे अगर आप जैसे कि मिलिट्री में, एनसीसी में, कोई भी इसमें देखेंगे अगर, तो उनके क्लैप का एक पैटर्न होता है ना, जैसा मुझे ऐसा हमारे इसमें था एनसीसी में, है ना, 1 2 ऐसा करके 1 2 3 ऐसा वो था, तो एक पैटर्न होता है। अगर वो पैटर्न सब एक साथ कर रहे, क्लैप 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 ऐसा कर रहे एक साथ, तो वो भी एक साथ वैसे ही वाइब्रेट करेगा। और आप लगातार वो चालू कर रहे, तो ये छत भी क्या करेगी, वैसी वाइब्रेट करी, और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। तो इतनी ताकत रखे, सिर्फ क्लैपिंग इतना ताकत रखता है कि वो छत को, रूफ को गिरा सकता है, मगर ये नहीं, कंक्रीट है इसको नहीं, है ना। मगर वो जो पहले आते थे, ग्लास के रूफ आते थे, लकड़ी के रूफ आते थे, उस सिचुएशन में पॉसिबल था। इतना ही नहीं, आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, रेडियो रिसीवर्स जो होते हैं, रेडियो चैनल, कभी रेडियो सुने होंगे आपने कभी, अभी तो सब डिजिटल ज़माना है, नंबर डायल करते हो डायरेक्ट 91.1 मेगाहर्ट्ज़ कर लगा दो, एंड 95.0 रेडियो मिर्ची, एंड 91.1 पे रेडियो ऑरेंज, है ना, अकोला का, 94.2 पे अलग, ये सब अलग अलग रहता है, 91.8 पे अलग। अभी तो क्या है, सब डिजिटल ज़माना, आप डायरेक्ट वो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करते हैं। पुराने ज़माने का अगर आप देखेंगे, एकदम पुराने ज़माने, वो पुराना टेप रिकॉर्डर ऐसा बड़ा होगा, है ना, आपके दादा जन का किसी का देखो आप उठा के, उसमें देखो एक ऐसा रिसीवर है तो घुमाने का, है ना। पुरानी पिक्चर वो देखो ऐसा घुमाते हो, खर 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 करके आवाज़ आती, हल्की सी कहीं तो भी आवाज़ आती, हल्की सी आवाज़ आती बीच में, है ना। तो फिर जैसी आप हल्की सी आवाज़ आती तो उसके आसपास थोड़ा न्यू सेट करते आप, जैसी सेट हो गया
फिर वापस आती, ये आकाशवाणी है ना। तो ये इस तरह का फिर आवाज़ उसमें आ जाता। क्या हुआ था, रेडियो सिग्नल, मान लो कि अपन थोड़ा पुराने ज़माने में चले गए, है ना, कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, कोई कमेंट्री सुन रहे हैं, किसी पहले हॉकी की, क्रिकेट की बहुत कमेंट्री चलती थी, टीवीज़ तो थी, जैसे आज टीवी के सामने भीड़ रहती वैसे आपके उस टाइम रेडियो के सामने हुआ करती थी, है ना। आप जब रेडियो सेट करते थे ऐसा, तो ऐसा है कि वो जो आकाशवाणी का जो टावर है उसने रेडियो सिग्नल पूरे अकोला में फैला के रख दिया, पूरा फैला के रख दिया। मान लो कि वो जो टावर से जो रेडियो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल उसकी फ्रीक्वेंसी है 91.1 मेगाहर्ट्ज। अब 91.1 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 91.1 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, यानी एक सेकेंड में 911 में 5 जीरो लगा दो, 911 में 5 जीरो लगा दो, उतने उससे वाइब्रेट कर रहा हूँ ऐसा सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैठे बैठे या खड़े खड़े जो भी है ना, अब हम हमारे हाथ में एक रेडियो रिसीवर रखते हैं और हम वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिग्नल को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हम सेट करेंगे, आगे पीछे घुमाएंगे, कुछ आएगा नहीं। अगर मान लो मैं 91 पर आया, 91.0 मेगाहर्ट्ज पे आया, तो मुझे क्या होगी, हल्की सी आवाज़ आएगी, खर 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 आवाज़ आएंगी, हल्की सी आवाज़ आएगी। मैं वो नॉब को और घुमाता हूँ और जैसे ही मैं 91.1 मेगाहर्ट्ज पे कनेक्ट करता हूँ, क्या होता है, एकदम क्लियर कट आवाज़ आती है, ज़ोर से आवाज़ आती है, साउंड अच्छा खासा बड़ा आ जाता है। तो हुआ क्या कि यहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, मेरे रेडियो में से भी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, है ना। इसकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है। मेरे रेडियो से निकलने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मैं सेट कर रहा हूँ। जिस वक्त मेरे रेडियो से निकल, या मेरे जो पास रेडियो उससे निकलने वाली सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी इसी फ्रीक्वेंसी की हो गई, है ना, ये दोनों सिग्नल आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच। और जैसे ही अटैच हो गए, फ्रीक्वेंसी दोनों की कैसी है, सेम, है ना। ये दो फ्रीक्वेंसीज ऐसे आपस में मिक्स हुए, दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मिक्स हुए, तो रिजल्ट जो आएगा इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, ज़्यादा। अब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, साउंड ज़्यादा। तो वो अब आपको अच्छे से क्लियर कट साउंड नज़र आएगा, सॉरी सुनाई देगा, है ना, साउंड जो है सुनाई देगा। 91.0 पे वो साउंड नहीं आ रहा था, क्योंकि आप इस फ्रीक्वेंसी से, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उससे आप क्या हो गए थे, हट गए थे, है कि नहीं। इस फ्रीक्वेंसी पे बराबर ज़बरदस्त साउंड आ रहा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मैच हो गई, और यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन मिल चुकी है। आई बात समझ में आपको। आप याद रखो, ये हर चीज़ ये होता है। अभी तो क्या है, हम लोग भी जो मोबाइल भी यूज़ करते, इसी कंसेप्ट पे यूज़ करते, है ना। बस इतना है कि हम सब डिजिटली यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट वो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। अगर बहुत पुराने ज़माने में देखे, जो मोबाइल फ़ोन्स होते थे ऐसे पूरा घुमा घुमा के आप क्या करते थे, है ना, वो पूरा घुमा घुमा के आप उसके वोल्टेज के हिसाब से वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती थी, है ना। तो बहुत पहले ज़माने में जब चीज़ें जब हुई होंगी, मोबाइल जैसे कुछ हुआ होगा, तो उसकी शुरुआत ऐसी हुई होगी कि आप फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, वही होता आपका, है ना। आपने क्या करे, मेरे मोबाइल में से एक सिग्नल निकल रहा, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, आपको मुझसे बात करना है, कॉल करना है ना। तो आप क्या करते, वो नंबर डायल करते, वो जैसे ही वो नंबर डायल करते, आपके मोबाइल से वही फ्रीक्वेंसी जनरेट होती, फिर वो आपस में लिंक हो जाती। लिंक हो गया तो फिर वो मोबाइल के अंदर भाई हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल जनरेट होता, जो कि आपके रिंग बजती आपके फ़ोन में कि भाई आपसे कोई बात करना चाहता है ना। आप नहीं करना चाहते, आपने कट कर दिया, है ना। तो भैया ठीक है, ये ऐसा मामला होते हैं। तो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल में भी रेजोनेंस इस तरह से काम करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखना है हमको कि देखो कि अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो मैं कहूँगा कि एक्स एक्सिस पे मेरा, सॉरी वाई एक्सिस पे मेरा एम्पलीट्यूड है और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है। एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या है, इस तरह से आता है। आपने देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसको FR से इंडिकेट करूंगा, एम्पलीट्यूड जो है वो कैसा है बेटा, मैक्सिमम है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया गया बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हुआ क्या है, तो बोले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ये हुआ है कि जो चीज़ भी थी
अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। आपका उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ऊपर से बाहर से लगने वाला ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। इसी वजह से वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या कर रहा, वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं। अगर वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप थोड़ा भी इधर उधर करते हैं, है ना, मान लो कि ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है थोड़ी देर से, तो अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो आपने क्या देख रहा, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा, कम हो रहा है ना। अगर आप बढ़ाएंगे तो भी एम्पलीट्यूड कम होगा, आप कम करेंगे तो भी इंपॉर्टेंट कम होगा। ये वाला ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। ये ग्राफ आपको पूछ सकता है नीट में, इसका अलग अलग फॉर्मेशन बना के पूछ सकता है। आई बात समझ में। अब चलो बात चल रहते हैं कि मैंने क्यों बोला था कि क्लास का नाम भी एक रेजोनेंस है ना। क्यों क्लास का नाम भी एक रेजोनेंस रखा गया, अब खुद सोचो, है ना। आप वाइब्रेट करेंगे अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से और हम हो गए एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। अगर दोनों भी सेम मोड में वाइब्रेट करने लगे तो उसका रिजल्ट यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम निकल के आएगा, है कि नहीं। अगर आप जिस तरह से स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट का जो मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब जो स्टूडेंट जिस तरह से तैयारी कर रहा है और जो टीचर जिस तरह से तैयारी करा रहा है, अगर दोनों का जो बोलते हैं ना सीक्वेंस, जो भी हर चीज़ जो कहा जाएगा वो अगर मैच हो जाए तो उसका रिजल्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सट्रीम रहेगा, हाई लेवल। अगर आप थोड़ा कम कर रहे हो, है ना, अगर आपने थोड़ा सा कम किया, मतलब मैं ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा लगा रहा, है ना, और आपके जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, कम है, या मेरी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो गई, तब भी रिजल्ट डिक्लाइन होगा, है ना। और अगर आपने अपना कुछ ज़्यादा किया, उसको बोलते हैं डेढ़छानापन, है ना, एडवांस पना। तो अगर आपने कोई एडवांस पना किया ये सोच कि नहीं हम जो सोचे वो सही है, हम हिसाब से करेंगे, तो वो भी आपका रिजल्ट डिक्लाइन होने वाला है। तो सही ज़रूरत क्या है कि जैसा कोई आपका उस्ताद जो भी है, आपका जो टीचर है, जैसा आपको बोल रहा है ऐसा नहीं ऐसा करो, वही है, आपकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएगा, हाईएस्ट रहेगा वो रिजल्ट। बस वही है, इसीलिए क्लास का नाम रेजोनेंस दिया गया था कि या इनफाइनाइट। ठीक है, चलो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी इधर ध्यान दो, द बॉडी वाइब्रेट्स विथ इट्स नेचुरल frequency which is exactly equal to the frequency of external periodic force. Second, the amplitude of oscillation of body is maximum natural frequency of the body depends upon the elasticity या इलास्टिक प्रॉपर्टी। चौथा, a graph between amplitude of vibration and frequency of driving force is as given below। और फिर वो वाला ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है।